नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। जश्न आजादी की पूर्व संध्या पर सीधे श्रीनगर के लाल चौक से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। ये वही लाल चौक है जिसने इतिहास को बनते और बिगड़ते देखा है, लेकिन 15 अगस्त, इस बार का 15 अगस्त यहां के लिए बेहद खास होने जा रहा है। सबसे पहले वो तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं जिसका देश बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आपको बता दें, ये देखिए तिरंगे के रंग में चमचमाता हुआ लाल चौक, और यहां पर कल तिरंगा फहराए जाने की पूरी तैयारी भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ये वही हिस्सा है जहां पर कभी पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता था। ये वही हिस्सा है जहां पर कभी देश विरोधी नारे लगाए जाते थे। लेकिन अब जम्मू कश्मीर बदल रहा है। यहां की तस्वीर और तकदीर बनती और संवरती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल किस तरह के इंतजाम हैं सुरक्षा के, उनकी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था यहां पर काफी ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। परिंदा भी पर ना मार पाए, उसकी पूरी तैयारी इस वक्त यहां पर आप देख पा रहे हैं। और यकीनन यही वो बदलती हुई तस्वीर है जो एक भरोसे के साथ पूरे हिंदुस्तान में और समूचे विश्व में जाती हुई दिखाई दे रही है। पीछे की तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे, हमारे कैमरा पर्सन पवन आपको दिखाएं। यहां पर देखिए किस तरह से यहां जो लोग आते हैं दूर दूर से वो बैठते हैं, उसकी छत को सजाया जा रहा है। और दूसरी तरफ वो लाल चौक जिसकी पहली तस्वीर जैसे ही हिंदुस्तान में आई वो वायरल हो गई थी। तिरंगे के रंग में रंगा हुआ ये लाल चौक का घंटा घर, ये घड़ी जो अपने आप में बहुत सारे संदेश देती है, वो अब एक बदलती हुई कश्मीर की कहानी यहां से समूचे देश में भेज रही है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात किए गए हैं और हमारी जानकारी है कि यहां पर कल 15 अगस्त को लेकर बेहद भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वैसे आपको यह भी बताते चलें कि तैयारी तो है किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के मुकाबले सबसे ऊंचा झंडा फहराने की, जो श्रीनगर के हरि पर्वत पर लहराता हुआ फहराता हुआ कल आपको दिखाई देगा। यकीनन इतिहास को बनते हुए ये श्रीनगर देख रहा है और इसी वजह से ये दिन, चाहे वो पूर्व संध्या हो यानी कि कल 15 अगस्त का दिन हो, वो बेहद खास हो जाता है। यहाँ की एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। श्रीनगर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कैसी है, बड़े बड़े होर्डिंग्स कैसे जश्न आजादी की बधाई देते हुए लगाए गए हैं, वो तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचाने वाले हैं। लेकिन उसके पहले जैश की बड़ी साजिश जो नाकाम हुई है, सबसे पहले वो खबर आपको दे देते हैं। आपको बता दें, जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई है और खबर यह है कि दरअसल दिल्ली से लेकर अयोध्या तक दहलाने की साजिश उन लोगों की ओर से रची गई थी। कैसे उनके इस पूरे के पूरे प्लान को, उनके मंसूबों को कर दिया है हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। इस धमाके के साथ ही वो आतंकी साजिश भी धुआं धुआं हो गई जो 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर में दहशत के लिए रची गई थी। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने आतंक के मंसूबे नाकाम कर दिए और जश्न आजादी के ठीक पहले जैश ए मोहम्मद के बड़े प्लान का भी खुलासा किया, जिसके तहत आतंक वाली साजिश को जम्मू कश्मीर की जद से बढ़ाकर अयोध्या तक ले जाने की तैयारी थी। वो अयोध्या जहां इन दिनों भव्य राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, उस अयोध्या पर अब आतंकियों ने भी अपनी नजर गड़ा दी है। जैश के 4 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद अयोध्या पर आतंकी साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, 4 जैश ए मोहम्मद के आतंकी गिरफ्तार हुए हैं और उनके मंसूबे साफ होते हैं कि उनका आतंक सिर्फ जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं है। अब वो आगे बढ़ के जिस तरह से पानीपत ऑयल रिफाइनरी और अयोध्या में राम जन्मभूमि को फिल्म करा रहे थे, उसका रेकी करा रहे थे, तो टेरर रडार केवल कश्मीर घाटी तक नहीं रह गया है। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस को सफलता मिली है और सुरक्षा बलों को और इंटेलिजेंस एजेंसियों को नजर बनाने की जरूरत है ताकि आगे आने वाले दिनों में कोई आतंकी हमला अपने आप में कामयाब ना हो सके। गिरफ्तार आतंकियों को रेकी का टारगेट भी मिला था। इनमें राम जन्मभूमि और पानीपत रिफाइनरी टारगेट शामिल थे। आतंकियों ने पानीपत रिफाइनरी का वीडियो भी तैयार कर लिया था। आतंकियों को पाकिस्तान में बैठे आकाओं को इन टारगेट की सूचना देनी थी। गिरफ्त में आए 4 आतंकियों में एक पाकिस्तानी, 2 जम्मू कश्मीर के और एक यूपी के शामली का रहने वाला है, जो जैश ए मोहम्मद का कमांडर बताया जा रहा है। सबसे पहले बात करें सैफुल्लाह की, जो कि सबसे पहले अरेस्ट हुआ है और उसके पास से गोला बारूद बरामद हुए हैं। उसके बाद शामली का एक आदमी है, वो मुंतजर करके एक आदमी है जो कि जैश ए मोहम्मद का कमांडर बताया जाता है और उसने बोला था कि पानीपत ऑयल रिफाइनरी है या फिर अयोध्या की राम जन्मभूमि है, उसको फिल्म करें, उसको रेकी करें। क्या वो साजिश का हिस्सा है, वो अभी जांच का विषय है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो टेरर रडार पे जरूर है।
यूपी का शामली जिला पहले ही खुफिया एजेंसियों की रडार पर है। बीते दिनों एटीएस ने आतंकी नेटवर्क से जुड़े कुछ संदिग्धों को यहां से गिरफ्तार किया था। अब जैश के कमांडर के शामली कनेक्शन ने सुरक्षा एजेंसियों को और चौकन्ना कर दिया है। बड़ी बात यह भी कि इस बार की गिरफ्तारी में अयोध्या की रेकी की बात भी सामने आई है, जो बेहद संजीदा है। पानीपत ऑयल रिफाइनरी और अयोध्या इनके टारगेट पे था। पानीपत ऑयल रिफाइनरी की रिकनेसेंस हो गई थी। इजहार नाम का एक लड़का जो शामली का रहने वाला है, इसने अपनी बातों में बताया है कि ये लगातार संपर्क में था आतंकी से जो पार बैठा है, और उसको इसने वीडियो बना के भेजा था। और इसके अलावा इसको ये भी टास्क किया गया था कि अयोध्या में रिकनेसेंस करनी है, लेकिन कारणों के परिणाम स्वरूप हमें दूसरी लहर का भयावह प्रकोप झेलना पड़ा। मुझे इस बात का गहरा दुख है कि दूसरी लहर में बहुतेरे लोगों की प्राण रक्षा नहीं की जा सकी और बहुत से लोगों को भारी कष्ट सहने पड़े। यह अभूतपूर्व संकट का समय था। मैं पूरे देश की ओर से आप सभी पीड़ित परिवारों के दुख में बराबर का भागीदार हूँ। यह वायरस एक अदृश्य व शक्तिशाली शत्रु है, जिसका विज्ञान द्वारा सराहनीय गति के साथ सामना किया जा रहा है। हमें इस बात का संतोष है कि इस महामारी में हमने जितने लोगों की जानें गंवाई हैं, उससे अधिक लोगों की प्राण रक्षा कर सके हैं। एक बार फिर हम अपने सामूहिक संकल्प के बल पर ही दूसरी लहर में कमी देख पा रहे हैं। हर तरह के जोखिम उठाते हुए हमारे डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्यकर्मियों, प्रशासकों और अन्य कोरोना योद्धाओं के प्रयासों से कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाया जा रहा है। कोविड की दूसरी लहर से हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे पर बहुत दबाव पड़ा है। सच तो यह है कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं समेत किसी भी देश का बुनियादी ढांचा इस विकराल संकट का सामना करने में समर्थ सिद्ध नहीं हुआ। हमने स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए। देश के नेतृत्व ने इस चुनौती का डटकर सामना किया। केंद्र सरकार के प्रयासों के साथ साथ राज्य सरकारों, निजी क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं, गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य समूहों ने सक्रिय योगदान किया। इस असाधारण अभियान में कई देशों ने उदारता से अनिवार्य वस्तुएं उसी तरह साझा की जैसे भारत ने बहुत से देशों को दवाइयाँ, उपकरण और वैक्सीन उपलब्ध कराई थी। इस सहायता के लिए मैं विश्व समुदाय का आभार प्रकट करता हूँ। इन सभी प्रयासों के परिणाम स्वरूप काफ़ी हद तक सामान्य स्थिति बहाल हो गई है और अब हमारे अधिकांश देशवासी राहत की सांस ले रहे हैं। अब तक के अनुभव से यही सीख मिली है कि अभी हम सबको लगातार सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इस समय वैक्सीन हम सबके लिए विज्ञान द्वारा सुलभ कराया गया सर्वोत्तम सुरक्षा कवच है। हमारे देश में चल रहे विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 50 करोड़ से अधिक देशवासियों को वैक्सीन लग चुकी है। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि वे प्रोटोकॉल के अनुरूप जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवा लें और दूसरों को भी प्रेरित करें। मेरे प्यारे देशवासियों, इस महामारी का प्रभाव अर्थव्यवस्था के लिए उतना ही विनाशकारी है जितना लोगों के स्वास्थ्य के लिए। सरकार गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों के साथ साथ छोटे और मध्यम उद्योगों की समस्याओं के विषय में भी चिंतित रही है। सरकार उन मजदूरों और उद्यमियों की ज़रूरतों के प्रति भी संवेदनशील रही है जिन्हें लॉकडाउन और आवागमन पर प्रतिबंधों के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। उनकी ज़रूरतों को समझते हुए सरकार ने पिछले वर्ष उन्हें राहत प्रदान करने के लिए बहुत से कदम उठाए थे। इस वर्ष भी सरकार ने मई और जून में करीब 80 करोड़ लोगों को अनाज उपलब्ध कराया। अब यह सहायता दीपावली तक के लिए बढ़ा दी गई है। इसके अलावा कोविड से प्रभावित कुछ उद्यमों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने हाल ही में 6,28,000 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। यह तथ्य विशेष रूप से संतोषजनक है
कि चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए 1 वर्ष की अवधि में ही 23,220 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि सभी बाधाओं के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से कृषि के क्षेत्र में बढ़ोतरी जारी रही है। हाल ही में कानपुर देहात जिले में स्थित अपने पैतृक गांव परौख की यात्रा के दौरान मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच की मनोवैज्ञानिक दूरी अब पहले की तुलना में काफ़ी कम हो गई है। मूलतः भारत गाँव में ही बसता है, इसलिए उन्हें विकास के पैमानों पर पीछे नहीं रहने दिया जा सकता। इसीलिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित हमारे किसान भाई बहनों के लिए विशेष अभियानों पर बल दिया जा रहा है। ये सभी प्रयास आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के अनुरूप हैं। हमारी अर्थव्यवस्था में निहित विकास की क्षमता पर दृढ़ विश्वास के साथ सरकार ने रक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक उड्डयन, विद्युत तथा अन्य क्षेत्रों में निवेश को और अधिक सरल बनाया है। सरकार द्वारा पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों, विशेष रूप से सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के नवीन प्रयासों की विश्वव्यापी प्रशंसा हो रही है। जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में सुधार होता है, तब उसका सकारात्मक प्रभाव देशवासियों की ईज ऑफ लिविंग पर भी पड़ता है। इसके अलावा जन कल्याण की योजनाओं पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए 70,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना की बदौलत अपना खुद का घर होने का सपना अब साकार हो रहा है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में किए गए अनेक सुधारों से हमारे अन्नदाता किसान और भी सशक्त होंगे और उन्हें अपने उत्पादों की बेहतर कीमत प्राप्त होगी। सरकार ने प्रत्येक देशवासी की क्षमता को विकसित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें से कुछ का ही उल्लेख मैंने किया है। प्यारे देशवासियों, अब जम्मू कश्मीर में नव जागरण दिखाई दे रहा है। सरकार ने लोकतंत्र और कानून के शासन में विश्वास रखने वाले सभी पक्षों के साथ परामर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मैं जम्मू कश्मीर के निवासियों, विशेषकर युवाओं से इस अवसर का लाभ उठाने और लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से अपनी आकांक्षाओं को साकार करने के लिए सक्रिय होने का आग्रह करता हूँ। सर्वांगीण विकास के प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का कद ऊंचा हो रहा है। यह बदलाव प्रमुख बहुपक्षीय मंचों पर हमारी प्रभावी भागीदारी में तथा अनेक देशों के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ बनाने में परिलक्षित हो रहा है। प्यारे देशवासियों, 75 साल पहले जब भारत ने आज़ादी हासिल की थी, तब अनेक लोगों को यह संशय था कि भारत में लोकतंत्र सफल नहीं होगा। ऐसे लोग शायद इस तथ्य से अनभिज्ञ थे कि प्राचीन काल में लोकतंत्र की जड़ें इसी भारत भूमि में पुष्पित पल्लवित हुई थी। आधुनिक युग में भी भारत बिना किसी भेदभाव के सभी वयस्कों को मताधिकार देने में अनेक पश्चिमी देशों से आगे रहा। हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने जनता के विवेक में अपनी आस्था व्यक्त की और हम भारत के लोग अपने देश को एक शक्तिशाली लोकतंत्र बनाने में सफल रहे हैं। हमारा लोकतंत्र संसदीय प्रणाली पर आधारित है, अतः संसद हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, जहां जनता की सेवा के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर वाद विवाद, संवाद और निर्णय करने का सर्वोच्च मंच हमें उपलब्ध है। यह सभी देशवासियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे लोकतंत्र का यह मंदिर निकट भविष्य में ही एक नए भवन में स्थापित होने जा रहा है। यह भवन हमारी रीति और नीति को अभिव्यक्त करेगा। इसमें हमारी विरासत के प्रति सम्मान का भाव होगा और साथ ही समकालीन विश्व के साथ कदम मिलाकर चलने की कुशलता का प्रदर्शन भी होगा।
स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस नए भवन के उद्घाटन को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की विकास यात्रा में एक ऐतिहासिक प्रस्थान बिंदु माना जाएगा। सरकार ने इस विशेष वर्ष को स्मरणीय बनाने के लिए कई योजनाओं का शुभारंभ किया है। गगनयान मिशन उन अभियानों में विशेष महत्व रखता है। इस मिशन के तहत भारतीय वायुसेना के कुछ पायलट विदेश में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। जब वे अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगे तो भारत मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन को अंजाम देने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इस प्रकार हमारी आकांक्षाओं की उड़ान किसी प्रकार की सीमा में बंधने वाली नहीं है। फिर भी हमारे पैर यथार्थ की ठोस जमीन पर टिके हुए हैं। हमें यह एहसास है कि आज़ादी के लिए मर मिटने वाले स्वाधीनता सेनानियों के सपनों को साकार करने की दिशा में हमें अभी काफ़ी आगे जाना है। वे सपने हमारे संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता इन 4 सार गर्भित शब्दों द्वारा स्पष्ट रूप से समाहित किए गए हैं। असमानता से भरी विश्व व्यवस्था में और अधिक समानता के लिए तथा अन्यायपूर्ण परिस्थितियों में और अधिक न्याय के लिए दृढ़तापूर्वक प्रयास करने की आवश्यकता है। न्याय की अवधारणा बहुत व्यापक हो गई है, जिसमें आर्थिक और पर्यावरण से जुड़ा न्याय भी शामिल है। आगे की राह बहुत आसान नहीं है। हमें कई जटिल और कठिन पड़ाव पार करने होंगे, लेकिन हम सबको असाधारण मार्गदर्शन उपलब्ध है। यह मार्गदर्शन विभिन्न स्रोतों से हमें मिलता है। सदियों पहले के ऋषि मुनियों से लेकर आधुनिक युग के संतों और राष्ट्र नायकों तक हमारे मार्गदर्शकों की अत्यंत समृद्ध परंपरा की शक्ति हमारे पास है। अनेकता में एकता की भावना के बल पर हम दृढ़ता से एक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। विरासत में मिली हमारे पूर्वजों की जीवन दृष्टि इस सदी में न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए सहायक सिद्ध होगी। आधुनिक औद्योगिक सभ्यता ने मानव जाति के सम्मुख गंभीर चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। समुद्रों का जल स्तर बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इस प्रकार जलवायु परिवर्तन की समस्या हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है। हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत ने न केवल पेरिस जलवायु समझौते का पालन किया है, बल्कि जलवायु की रक्षा के लिए तय की गई प्रतिबद्धता से भी अधिक योगदान कर रहा है। फिर भी मानवता को विश्व स्तर पर अपने तौर तरीके बदलने की सख्त ज़रूरत है। इसीलिए भारतीय ज्ञान परंपरा की ओर दुनिया का रुझान बढ़ता जा रहा है। ऐसी ज्ञान परंपरा जो वेदों और उपनिषदों के रचनाकारों द्वारा निर्मित की गई, रामायण और महाभारत में वर्णित की गई, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध तथा गुरु नानक द्वारा प्रसारित की गई और महात्मा गांधी जैसे लोगों के जीवन में परिलक्षित हुई। गांधी जी ने कहा था कि प्रकृति के अनुरूप जीने की कला सीखने के लिए प्रयास करना पड़ता है, लेकिन एक बार जब आप नदियों और पहाड़ों, पशुओं और पक्षियों के साथ संबंध बना लेते हैं तो प्रकृति अपने रहस्यों को आपके सामने प्रकट कर देती है। आइए हम संकल्प लें कि गांधी जी के इस संदेश को आत्मसात करेंगे और जिस भारत भूमि पर हम रहते हैं उसके पर्यावरण के संरक्षण के लिए त्याग भी करेंगे। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में देश प्रेम और त्याग की भावना सर्वोपरि थी। उन्होंने अपने हितों की चिंता न करते हुए हर प्रकार की चुनौतियों का सामना किया। मैंने देखा है कि कोरोना के संकट का सामना करने में भी लाखों लोगों ने अपनी परवाह न करते हुए मानवता के प्रति निस्वार्थ भाव से दूसरों के स्वास्थ्य और प्राणों की रक्षा के लिए भारी जोखिम उठाए हैं। ऐसे सभी कोविड योद्धाओं की मैं हृदय से सराहना करता हूँ। अनेक कोविड योद्धाओं को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। मैं उन सब की स्मृति को नमन करता हूँ। हाल ही में कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में मैं लद्दाख स्थित कारगिल युद्ध स्मारक द्रास में अपने बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए जाना चाहता था,
लेकिन रास्ते में मौसम खराब हो जाने की वजह से मेरा उस स्मारक तक जाना संभव नहीं हो पाया। वीर सैनिकों के सम्मान में उस दिन मैंने बारामूला में डैगर वार मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वह मेमोरियल उन सभी सैनिकों की स्मृति में बनाया गया है जिन्होंने अपने कर्तव्य पथ पर सर्वोच्च बलिदान दिया है। उन जाबाज योद्धाओं की वीरता और त्याग की सराहना करते हुए मैंने देखा कि उस युद्ध स्मारक में एक आदर्श वाक्य अंकित है, मेरा हर काम देश के नाम। यह आदर्श वाक्य हम सभी देशवासियों को मंत्र के रूप में आत्मसात कर लेना चाहिए तथा राष्ट्र के विकास के लिए पूरी निष्ठा व समर्पण से कार्य करना चाहिए। मैं चाहूँगा कि राष्ट्र और समाज के हित को सर्वोपरि रखने की इसी भावना के साथ हम सभी देशवासी भारत को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने के लिए एकजुट हो जाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं विशेष रूप से भारतीय सशस्त्र बलों के वीर जवानों की सराहना करता हूं, जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता की रक्षा की है और आवश्यकता पड़ने पर साहस बलिदान भी दिया है। मैं सभी प्रवासी भारतीयों की भी प्रशंसा करता हूं। उन्होंने जिस देश में भी घर बसाया है वहां अपनी मातृभूमि की छवि को उज्जवल बनाए रखा है। मैं एक बार फिर आप सभी को भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बधाई देता हूं। यह वर्षगांठ मनाते हुए मेरा हृदय सहज ही आज़ादी के शताब्दी वर्ष 2047 के सशक्त, समृद्ध और शांतिपूर्ण भारत की परिकल्पना से भरा हुआ है। मैं यह मंगल कामना करता हूं कि हमारे सभी देशवासी कोविड महामारी के प्रकोप से मुक्त हों तथा सुख और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ें। एक बार पुनः आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। पर ही माय डियर सालगिरह मना पा रहे हैं। पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का ये संबोधन योद्धाओं के नाम, उन कोरोना वॉरियर के नाम और साथ ही उन लोगों के नाम जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है इस जश्न आजादी के खास मौके पर। जम्मू कश्मीर की भी बातचीत की उन्होंने और ये कहा कि नव जागरण में बड़ी भूमिका रही है और हर एक पक्ष से सरकार की बातचीत भी लगातार जारी है। शाम के 7:30 बजने को हैं। श्रीनगर के लाल चौक से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। देखिए, अब शाम ढल चुकी है और पीछे की तस्वीर अपने आप में लाल चौक की सारी कहानी को बयां कर रही होगी। जश्न आजादी के इस खास मौके पर आप देखिए किस तरह से इस लाल चौक के घंटाघर को सजाया गया है। तिरंगे में लिपटा हुआ ये जो घंटा घर है वो अपने आप में सभी को आकर्षित करता हुआ, आपको बताते चले कि कश्मीर के लाल चौक का नाम एक सिख वाम नेता और बुद्धिजीवी बीपीएल बेदी ने मॉस्को के मशहूर रेड स्क्वायर के नाम पर रखा था। यहां पर बहुत मुश्किलें आई। लाल चौक पर एक सपना ही था कि यहां पर तिरंगा कभी फहराया जाएगा, लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि जल्द से जल्द तिरंगा जो समूचे देश की शान बढ़ाता है वो इस लाल चौक पर भी फहराता हुआ दिखाई दे। और आखिरकार वो घड़ी आ ही गई है। कल 15 अगस्त के खास मौके पर यहां पर भव्य तैयारी की गई है। न सिर्फ लाल चौक पर तिरंगा आपको फहराता हुआ दिखाई देगा, बल्कि यहां पर इस तस्वीर को लेने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं लोग, क्योंकि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है जब आजाद भारत में तिरंगे की इस तरह की तस्वीर इस घंटाघर के जरिए देश के सामने जारी है। आसपास की तस्वीर एक बार फिर से आपको देखिए। जश्न आजादी के इस 15 अगस्त के खास मौके पर किस तरह से हर हिस्से को लाल चौक को सजा दिया गया है। इसके अलावा तैयारी भी खास की गई है। दूर दूर से टूरिस्ट भी यहां पर आते हैं। यकीनन ये वो हिस्सा है जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन पवन, मैं चाहूंगी आप जरा दिखाइए सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। परिंदा भी यहां पर पर ना मार पाए उस तरह की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, चाहे जम्मू कश्मीर के यहां के पुलिस फोर्स हो या फिर हमारे तमाम अलग अलग, चाहे सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, तमाम जवान यहां पर पूरी तरह से मुस्तैद हैं। और ये तिरंगा जो इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है इस लाल चौक के घंटाघर पर, वो यूं ही मुस्कुराता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। कल झंडे की भी तस्वीर जिसका इंतजार समूचा देश इस वक्त कर रहा है बेहद बेसब्री से, वो भी आपको नजर आएगा। और आपको बता दें कि ये मौका इसलिए और ज्यादा खास हो जाता है क्योंकि एक और तस्वीर आज की इस तस्वीर के साथ वायरल हो रही है, वो है 1992 की तस्वीर, जब
उस समय के तत्कालीन बीजेपी के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी उस समय बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी के साथ यहां पर आए हुए थे और 15 मिनट के भीतर ही यहां पर झंडा फहरा दिया गया था। हालांकि आतंकवादियों और अलगाववादियों की ओर से धमकी भी दी गई थी, लेकिन तब से लेकर आज तक लगातार हर किसी का, हर देशवासी का यही मंसूबा था कि यहां पर तिरंगा लहराए। और अब वो घड़ी आ भी गई है जब इतिहास का साक्षी बनने के लिए पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश पूरी तरह से तैयार है। लेकिन किस तरह से जश्न आजादी की तैयारी है यहां पर श्रीनगर के लाल चौक पर चप्पे चप्पे पर भारत माता की जय के नारे किस तरह से गूंज रहे हैं और बदलता हुआ कश्मीर आखिर क्या संदेश और संकेत दे रहा है, उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। ये नए भारत के नए कश्मीर के जश्न की तैयारी है। रंग बिरंगी रोशनी के बीच लाल चौक तिरंगे के रंग में जगमगा रहा है। ये तस्वीर हर हिंदुस्तानी को गर्व से भर देने वाली है, क्योंकि ये तस्वीर कश्मीर में बदलाव की सबसे बड़ी कहानी खुद बयां कर रही है। वो बदलाव जिसका सपना हर देशवासी सालों से देखता रहा था। कई साल से सबके दिल में ये अरमान था कि श्रीनगर का लाल चौक जय हिंद के नारों से गूंज उठे, और अब ये सपना सच हो रहा है। क्योंकि अनुच्छेद 370 हटे 2 साल गुजर चुके हैं, उसके बाद पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब श्रीनगर में, कश्मीर में, जम्मू में भव्य तरीके से जश्न आजादी स्वतंत्रता दिवस को मनाया जाएगा। फिलहाल इस वक्त हमारी मौजूदगी है लाल चौक पर। यहां पर आपको दिखाना चाहेंगे कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पिछले दिनों भी हमारी यहां पर मौजूदगी थी जब हम यहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन उससे अगर तुलना करें तो यहां पर इस समय सिक्योरिटी के, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान काफी भारी तादाद में इस वक्त यहां पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि आसपास की जितनी भी दुकानें हैं वो तमाम दुकानें यहां पर खुली हुई हैं, यानी कि यहां पर एक अलग तरह का उत्साह दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर की फिजा जो कभी आतंकी साजिशों में सुलगती थी, वहां अमन की बयार है। जो कश्मीर कभी दहशत के साए की गिरफ्त में था, उस जम्मू कश्मीर में अब जश्न आजादी का जोश है, जुनून है, और देश प्रेम के जज्बे को बयां करने के लिए यहाँ हर एक शख्स तैयार है। सभी चौक चौराहों को लाइटों से सजाया गया है और लोग डीजे की धुनों पर आजादी का जश्न मनाने को तैयार है। लाल चौक का वो घंटा घर है जिसको ट्राई कलर से, आपको बता दें, जैसे ही इसमें लाइट जलेगी ये तिरंगे के रूप में आपको दिखाई देगा, और यकीनन ये अपने आप में बेहद अद्भुत है और ऐसा पहली बार हुआ है। इसके पहले हम सब जानते हैं कि यहाँ पर किस तरह की स्थिति पैदा होती थी। तिरंगा लहराना बहुत ज्यादा मुश्किल कभी हुआ नहीं। 1992 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बीजेपी नेता के तौर पर मुरली मनोहर जोशी, जो कि बीजेपी के उस समय के वरिष्ठ नेता थे, उनके साथ आए थे और यहां पर तिरंगा लहराया था। लेकिन एक बड़ा सन्नाटा देखने को मिला इसी कश्मीर में। लेकिन अब एक नई दिशा के तहत अपनी अलग राह चुनता हुआ जम्मू कश्मीर। ये 15 अगस्त खास है, ये जश्न खास है, क्योंकि 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर में इस अंदाज में आजादी का जश्न मनाया जाने वाला है। राजधानी श्रीनगर से लेकर जम्मू कश्मीर के हर जिले में 15 अगस्त की शानदार तैयारी की गई है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यहाँ शहर शहर में शान से तिरंगा लहराएगा। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में तो स्वतंत्रता दिवस के जश्न की रौनक पहले से ही नजर आने लगी है। उसकी सबसे बड़ी तस्वीर गुलमर्ग में शान से लहराता यह तिरंगा है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए सेना ने ये शानदार पहल की है और गुलमर्ग में 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया। उधर आजादी के जश्न के बीच आतंक के साए को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं। 15 अगस्त के मौके पर कोई नापाक साजिश कामयाब न हो पाए, इसके लिए ड्रोन की मदद से पूरे श्रीनगर पर नजर रखी जा रही है। घाटी की इस बदली सूरत के पीछे सबसे बड़ी वजह 2 साल पहले लिया मोदी सरकार का वो साहसिक फैसला है, जिसने जम्मू कश्मीर के भविष्य की दिशा ही बदल दी। 5 अगस्त 2019 को केंद्र ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया, जिसके बाद यहां बड़े बदलाव की शुरुआत हुई। 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से
अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के। अनुच्छेद 370 हटने के ठीक 20 दिन बाद श्रीनगर सचिवालय पर तिरंगा फहराया गया और इसके बाद सभी सरकारी कार्यालयों पर भी राष्ट्रीय ध्वज फहराने लगा। 15 अगस्त के मौके पर इसी शान से पूरे जम्मू कश्मीर में तिरंगा लहराएगा। चित्रा त्रिपाठी, श्रीनगर, आज तक। अब जम्मू कश्मीर में 2 झंडे नहीं, सिर्फ एक तिरंगा शान से लहराता हुआ जगह जगह दिखाई दे रहा है और लाल चौक पर कल फहराया जाएगा, जिसका बेसब्री से हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे टूरिस्ट जो देश के दूसरे हिस्सों से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। क्या देखने के लिए आए हुए हैं? हम लोग देखने आए हैं कि आज पूरे देश में एक तिरंगा फहराएगा, जिसके लिए हम लोग बहुत गर्वान्वित हैं और यह अपने देश के लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है। सौभाग्य की बात है। क्या नजर आया आप लोगों को यहाँ पर? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है कि एक समय ऐसा था कि हमारे नरेंद्र मोदी जो है, प्रधान जी यशस्वी प्रधानमंत्री जो है, जो यहाँ पे एक समय यहीं पर उन्होंने कुछ कस्में और वादे लिया था, जो कि हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज हम उस स्थान पे आज 15 अगस्त के दिन, मतलब एक दिन पहले हम जो है यहाँ साक्षी बन रहे हैं आप उसके। आप बताइए जल्दी से क्या कहना चाहेंगे? मैं पिछले 13 ईयर से यहाँ पे आ रहा हूँ, बट फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि पिछले 13 साल से आप यहाँ? बिल्कुल। अच्छा। पिछले 13 साल से, बट जो नज़ारा आज दिखने को मिल रहा है वो आज तक कभी भी नहीं देखा। कभी भी इस तरह की तस्वीर नहीं? कभी नहीं। मतलब ऐतिहासिक हो रहा है ये। कल जो होगा यहाँ पे ऐतिहासिक होगा और हमारे लिए नया होगा। ये हमारे लिए ऐतिहासिक होगा, नया होगा, पूरे हिंदुस्तान के लिए नया होगा ये। अच्छा, पूरे हिंदुस्तान? बिल्कुल बिल्कुल, पूरे हिंदुस्तान के लिए नया होगा और हमारे लिए बिल्कुल ऐतिहासिक है और हम अपने आप को पूरी तरीके से गर्वान्वित महसूस सुरक्षित महसूस कर रहे हैं यहाँ पर? सुरक्षा के बहुत 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 हम लोग जोश हाई है आप लोग? बिल्कुल, कभी एकदम हाई जोश। इन लोगों का जोश तो हाई है और यकीनन जिस तरह की तस्वीरें लाल चौक पर उभरी हुई हैं, शाम का वक्त हो चला है लेकिन हर जगह टूरिस्ट जो पहुंच रहे हैं यहाँ पर घूमने के लिए, फिरने के लिए, भारत माता की जय के नारे भी ये लोग लगा रहे हैं और यकीनन इस तरह की तस्वीर देखने के लिए देश बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सदियां गुजर गई थी लेकिन वो तस्वीर आ नहीं रही थी। इसी वजह से कल का दिन जम्मू कश्मीर के इतिहास में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने के लिए जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच थोड़ी देर पहले मैं डल लेक पहुंची थी। वहां पर टूरिस्ट किस तरह से वहां की शोभा बढ़ा रहे हैं उनसे भी आज के इस खास मौके पर मैंने बातचीत की। जश्न आजादी की पूर्व संध्या पर उन लोगों की ओर से क्या कुछ कहा गया, जरा सुनिए। इसी के साथ एक बार भारत माता की। श्रीनगर के डल झील पर हम आ चुके हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या है और यहाँ पर तस्वीरें अगर हम आपको दिखाना चाहें, आप देखेंगे हर रोज की तरह वही खूबसूरती जो अपनी ओर आकर्षित करती है दूर दूर के टूरिस्ट को यहाँ पर। और यकीनन ये मौका और ज्यादा बेहद खास हो जाता है। लेकिन कोरोना काल और उसके पहले अनुच्छेद 370 यकीनन यहाँ के लोगों की जिंदगी उससे प्रभावित हुई है, लेकिन धीरे धीरे करके जिंदगी अब पटरी पर लौटती हुई दिखाई दे रही है। कुछ टूरिस्ट यहाँ पर गुजरात से आए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से उन लोगों से बातचीत करते हैं। युवा हैं और उनकी बहुत बड़ी टीम यहाँ पर घूमने के लिए पहुंची हुई है। कैसा लगा श्रीनगर आखिर? बहुत अच्छा। अच्छा लगा। क्या खासियत है यहाँ की जो आप लोगों को आकर्षित करती है? पहाड़, पेड़ और एटमॉस्फेयर मोस्टली। पहले भी आए हैं या पहली बार? फर्स्ट टाइम। पहली बार आए हैं। आपको कैसा लगा इधर? आजो, क्या करते हैं आप लोग? स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट्स है? हाँ। तो कैसे, मतलब आप लोगों की पूरे यूनिफॉर्म दिख रही है, एक तरह से आप लोग आए हुए हैं जैकेट वैकेट ब्लैक पहनकर, कुछ खास है? प्रिकॉशंस लेना पड़ता है ना, अभी घाट से आएंगे, चलाना पड़ता है, सब प्रिकॉशंस रेडी करना होता है, हैंड गेट सब कुछ करना पड़ता है। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर सिक्योरिटी क्या नजर आया? सुरक्षा है पूरी तरह से? हाँ, वैसे तो है, सुरक्षा है। हाँ। अभी लेट्स सी, हम लोग तो अभी आए, अभी देखते हैं। अच्छा, अभी और घूमना है आप लोगों को। अपनी खूबसूरती है श्रीनगर की, कश्मीर की, जो टूरिस्ट को आकर्षित करती है। ज्यादा से ज्यादा तादाद में यहाँ पर टूरिस्ट आए। यहाँ के लोकल लोगों की भी वही उम्मीद है, क्योंकि ज्यादा टूरिस्ट आने का मतलब कि यहाँ के लोगों की जिंदगी में बदलाव आएगा, इनके पास ज्यादा पैसा आएगा और यकीनन ज्यादा पैसा आएगा तो उनकी जिंदगी की तस्वीर और तकदीर बदलेगी। फिलहाल स्वतंत्रता दिवस की यानी कि जश्न आजादी की पूर्व संध्या है और यहाँ का माहौल कैसा है इन तस्वीरों के जरिए आपने देख लिया। कैमरा पर्सन पवन के साथ चित्रा त्रिपाठी, श्रीनगर, डल झील, आज तक। जोश, जुनून और जज्बा देखने को मिल रहा है। अलग तरह का माहौल है। सजती संवरती हुई ये पूरी की पूरी वादी इस वक्त दिखाई दे रही है और साथ ही वो टूरिस्ट जो दूर से आए हुए हैं इस लाल चौक पर, इस तस्वीर जो आपके पीछे है दरअसल तिरंगे के साथ अपनी फोटो खिंचाने के लिए। एक बार फिर से इन लोगों से बातचीत करते हैं। ये बताइए, आप भी पहले आए हुए हैं कश्मीर या पहली बार? जी, इसके पहले मैं आया था। कैसा लगा था उस समय और आज में किस तरह का फर्क? उस समय एक डर का माहौल था, इस समय लग रहा है कि हम फ्रीडम है, लग रहा है कि हम अपने घर हैं।
अच्छा, अपने घर है, इस तरह की फीलिंग आ रही है। पहले इतनी सुरक्षा, मतलब यहाँ पर एक अलग तरह की तस्वीर दिखती थी। जी जी मैम, इस समय बहुत ही अच्छा लग रहा है और एकदम मतलब निडर होके आदमी यहाँ पे खड़ा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। निडर होके खड़े हुए हैं आप यहाँ? जी जी बिल्कुल निडर होके खड़े हैं। तो बहुत सेल्फी लेने के लिए आए हैं पीछे घंटा घर पे? हाँ, सेल्फी लेने के लिए आए हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और एक तरह का झंडा यहाँ पे तिरंगा जैसे लग रहा है कि एक जैसे झंडा है। तो कल भी यहीं पर रहना है आप? कल भी रहेंगे यहीं पे, रहेंगे एकदम रहेंगे कल पे। अच्छा, आप लोग टूरिस्ट, आप लोग सारे लोग गोरखपुर से हैं? जी जी, सारे लोग गोरखपुर से आए हुए हैं। ये बताइए, जब गोरखपुर से आप लोग यहाँ आते हैं तो कश्मीर की किस तरह की छवि के साथ आप लोग आते हैं और यहाँ पर आकर क्या फर्क महसूस होता है? पहले में इस समय में बहुत अंतर है मैम। जैसे पहले भी हम लोग आते तो थोड़ा सा डर था। हाँ। इस समय किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, एकदम निडर भावना से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। पूरा हो गया अब, ठीक है। चले, इन लोगों की आवाज आपने सुन ली है, जोश इन लोगों का हाई है और यकीनन यहाँ के जरिए एक अलग तरह का संदेश ये लोग देना चाहते हैं समूचे देश को। इनका ये कहना है कि इनको बहुत अच्छा लग रहा है और पहले से तस्वीर काफी ज्यादा बदल गई है। एक बार फिर से आपको दिखाना चाहेंगे पीछे की वो तस्वीरें जो हमें गर्व का पल देती हैं, हमें गौरवान्वित करती हैं, जोश जुनून और जज्बा हाई कर देती है पूरे देश का। ये वो तस्वीर है जिसको देखने के लिए हर हिंदुस्तानी व्याकुल था और इसी वजह से हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं इस तस्वीर को संजोकर आप तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि जश्न आजादी का ये मौका बेहद खास होने जा रहा है समूचे जम्मू कश्मीर के लिए। शंखनाद में इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।